जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो, वेरी गुड। सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन आज का। सबसे पहले ये जानते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं ये हैं कुथिरन टनल। इसको हम लोग देखेंगे। एक टनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेशली इसकी लोकेशन देखेंगे कि ये टनल कहां पर है। राइट। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में गोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इंडिया चाइना इशू के बारे में एक थोड़ी सी झलक जो है वो देखेंगे। इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जीका वायरस का ये टॉपिक लगातार न्यूज में बार बार आ रहा है। आपको याद आ रहा होगा, कल मैंने एक लिंक भी आपको शेयर करी है जीका वायरस से रिलेटेड। होपफुली आप लोगों ने जीका वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज इसको एक बार और देख लेंगे। राइट, इसको बहुत अच्छे से करके जाओ। जीका वायरस लगातार टॉपिक न्यूज में है। इसके अलावा भूमि पुत्र क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। गोवा के अंदर एक नया कानून जो है वो बनने जा रहा है। राइट, गोवा के सिटीजन्स के लिए। राइट, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। राइट, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर के समय पर ही यूज किया जाए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ई रूपी क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इंडिया के अंदर लेपर्ड्स कितने हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर। एक नया एक आर्टिकल आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन काफी अच्छा होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अच्छा नहीं है। तो इसी पर ही हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों अच्छा नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। प्लस इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल के दिन में आया है द हिंदू का, उसको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। राइट, द हिंदू न्यूज़पेपर से, पॉवर्टी इन इंडिया ऑन द राइज अगेन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आर्टिकल में सभी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट, उसको बिल्कुल एंड में जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताऊंगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कुथिरन सुरंग के बारे में, कुथिरन टनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ट्विन ट्यूब टनल है। तो क्या होती है ट्विन ट्यूब? ट्विन ट्यूब से क्या मतलब होता है? ये कुछ इस प्रकार की है, देखो ये इस प्रकार की टनल हम लोग को, दो ट्यूब्स वाली टनल हम लोग को देखने को मिल रही है ये। राइट, कुथिरन टनल। और क्वेश्चन ये बनेगा कि ये टनल जो है वो कहां पर है? तो केरला, बस आपको ध्यान में रखना है, केरला स्टेट में ये टनल है। किस हाईवे पर है? तो NH 544। और NH को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, NHAI के द्वारा। यू नो अबाउट इट, है ना। इसके अलावा केरला की पहली ये टनल रोड ट्रांसपोर्ट की देखने को मिल रही है। और साउथ इंडिया की 6 लेन रोड टनल, और ये सबसे लंबी 6 लेन रोड टनल के तौर पर बताई जा रही है। 1.6 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और ये टनल कहां से होकर गुजर रही है? तो पीची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रही है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। टनल की लोकेशन NH 544 याद रहे तो ठीक है, वरना ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बट फिर भी एक बार ध्यान रखना है। NH 554 अभी न्यूज में आया था। राइट, और ये पेज थोड़ा सा कल का रिपीट हो गया है। और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि पेपर 1 के इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि पूरी फैक्ट्स से रिलेटेड डिटेल्स थी। अब पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ गए हम लोग। गोगरा और हॉट स्प्रिंग, इस पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ऐसा मतलब अभी तक नहीं हुआ है इस पर कोई भी एग्रीमेंट। राइट, जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट हो। राइट, शांति बरकरार रहे इंडिया और चाइना के बीच में। तो 12वां राउंड, 12th राउंड हम लोग को इंडिया चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग का देखने को मिला रिसेंटली। कल हमने चुशुल के बारे में भी डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा हो। राइट, तो चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर यह चीज हमें देखने को मिली। भारत पिछले वर्ष शुरू हुए चीन के साथ गतिरोध का अंत करने हेतु पूर्वी लद्दाख में स्थिति को व्यापक रूप से सामान्य करने के लिए दबाव बना रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो स्थिति जो लास्ट ईयर देखने को मिली थी, इवन इस साल के स्टार्टिंग में भी देखने को मिली थी इंडो चाइना के बीच में, वो फिर से ना हो। राइट, तो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो पहल कर रहे हैं। इवन प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्थिति जो है वो ठीक हो। राइट, और जिसमें टकराव के सभी बिंदुओं से सेनाओं की वापसी की गई। राइट, यानी कि जहां जहां पर क्लैशेस हुए थे, जहां जहां पर इशू हुए थे,
बॉर्डर एरियाज पर, तो उस जगह से दोनों कंट्रीज ने सेनाओं को अपनी पीछे कर लिया। युद्ध की तीव्रता में कमी और गश्त के लिए एक नए प्रोटोकॉल पर विचार करना शामिल है। तो इंडिया के जो पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम लोग जो डिस्प्यूट जो हुए हैं चाइना के साथ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उसको सेटल करें, राइट, उसको नेगोशिएट करें, तो उसमें हमने ये भी बोला है कि जहां पर हम लोग गश्त लगाते हैं, मतलब कि जहां पर हमारे जो सोल्जर्स हमें देखने को मिलते हैं उनको पेट्रोल करते हैं, राइट, मूव करते हैं, वहां पर घूमते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं बॉर्डर एरियाज पर, तो उसी पेट्रोलिंग के इशू पर भी हमें देखने को मिलता है कई बार जो है वो मतलब झगड़ा हुआ है, राइट। स्कर्मिश भी आप कह सकते हो, क्योंकि वॉर तो था नहीं, स्कर्मिश ही एक प्रकार का था, राइट, तो वो आप कह सकते हो। तो ऐसी चीज जो हुई है तो वो ना हो, दोबारा से रिपीट ना हो, तो इस पर इंडिया कार्य कर रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत भारत चीन के मध्य विभिन्न स्तरों पर बैठक की जा रही है, यानी कि इसी चीज को नेगोशिएट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए वेरियस मीटिंग्स हो रही हैं, और ये 12th राउंड अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है, राइट। और अब तक पैंगोंग सो की उत्तरी और दक्षिण किनारों पर, नॉर्थ और साउथ बैंक जो हम लोग को पैंगोंग सो लेक का देखने को मिलता है, इस पर पूरी तरह से सैन्य वापसी हो चुकी है, यानी कि दोनों कंट्रीज के सोल्जर पीछे हट चुके हैं। हालांकि पूर्वी लद्दाख के गोगरा भाग में और हॉट स्प्रिंग में सैन्य वापसी हेतु दोनों पक्ष अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे, यानी कि दो एरिया ऐसे हैं, हॉट स्प्रिंग और गोगरा के, जहां पर सोल्जर जो है वो पीछे नहीं हटे हैं, या फिर जिस एरिया पर स्पेशली बातचीत नहीं हुई है, नेगोशिएशन नहीं हुआ है। तो देखिए, हॉट स्प्रिंग वाला एरिया जैसे ही आपको ध्यान में रहे तो आपको पता है कि ये एलएसी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। यहीं पर ही आप देखेंगे आपको ये पैंगोंग सो लेक दिखाई देगी, ठीक है, पैंगोंग सो लेक, तो यहाँ पर पैंगोंग सो लेक है, राइट। और यहीं पर ही आप ऊपर थोड़ा सा देखेंगे मिडिल पाथ में, तो आपको यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाला एरिया जो है वो नजर आएगा, और हॉट स्प्रिंग वाले एरिया के नजदीक में ही गोगरा वाला एरिया है, तो इसलिए मैंने दूसरे मैप में भी बिल्कुल क्लैरिटी रखी आपको कि जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपको हॉट स्प्रिंग वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही आप देखो गोगरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्र पर सैन्य वापसी जो है वो नहीं हुई है, इस क्षेत्र पर किसी प्रकार का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है नेगोशिएशन को लेकर, राइट। और इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की जड़ें कहां पर है, रूट्स कहां पर इसकी हमें देखने को मिलती है। तो पहली बात तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इंडिया और चाइना 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री आपस में शेयर करते हैं, बट कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है वो डिस्प्यूटेड बताई जाती है। इसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं, और ये किसके नाम पर बनाई गई है, तो जिसने इस लाइन को तैयार किया था, बनाया था, सर हेनरी मैकमोहन, तो उन्हीं के नाम पर ये लाइन को भी जो है वो कहा जाता है। तो इंडो चाइना लाइन को मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान होगा, ये आपको पता ही होगा, राइट। कॉमन सा बेसिक सा फैक्ट है, नहीं पता तो अब पता लग गया। तो 1913 का समय था, 1913 का समय था, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने एक ट्राइपर्टाइट कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करी। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने ट्राइपर्टाइट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी, इसमें बाउंड्री खींची जा रही थी इंडिया और तिब्बत के बीच में, राइट, इंडिया और तिब्बत के बीच में बाउंड्री खींची जा रही थी। और डिसीजन जो है वो फॉर्मलाइज हुआ, कब हुआ, जब इंडियन और तिब्बतियंस के बीच में डिस्कशन हुआ, और उसके बाद फिर ये लाइन खींच दी गई, राइट। कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया गया, जिसमें इंडो तिब्बतन बाउंड्री को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये इंडो तिब्बतन बाउंड्री थी स्टार्टिंग में, बट प्रॉब्लम ये आई कि चाइना ने इस बाउंड्री को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, चाइना ने बोला कि ये बाउंड्री इलीगल है। फिर 1957 का टाइम आया, 1957 में चाइना ने अस्काई चिन को अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट, वहां पर एक सड़क बना दी, रोड बना दी, और फिर इस एपिसोड के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस थोड़े थोड़े होना शुरू हो गए। फिर ये क्लैश जो है वो एक वॉर का रूप इसने ले लिया 1962 में, इंडो सीनो वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं, या इंडो चाइना वॉर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, 1962 में। फिर उसके बाद ये बाउंड्री जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहलाने लगी युद्ध के बाद, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और ओवरव्यू देख लेते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। तो तीन सेक्टर्स के हम लोग को नजर आते हैं, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर की तरफ आप देखेंगे, ईस्ट एरिया की तरफ देखेंगे, तो 1346 किलोमीटर लंबी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। मिडिल की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है। मिडिल वाला सेक्टर जो है वहां पर ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, यानी कि दोनों कंट्री की सेनाएं एक दूसरे के सामने नहीं आती, मतलब ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होते। और वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो लद्दाख वाला एरिया 1597 किलोमीटर का ये हमें देखने को मिलता है, और ये 1914 की मैकमोहन लाइन पर ही बेस्ड है ये पूरे एरियाज।
और मैकमोहन लाइन की बात करें गाइस, तो पहले इसे अनक्लेम अनडिफाइंड बॉर्डर्स हमें देखने को मिलती थी, यानी कि क्लेम नहीं किया जाता था इसके ऊपर। तिब्बत तिब्बत और ब्रिटेन के सॉरी हाँ, ब्रिटेन और या फिर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के समय पर, जो पूरे इवेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो उस समय ये वाली जो लाइन हमें देखने को मिलती थी, तो इस पर एज सच कोई पुख्ता क्लेम नहीं करता था, मतलब वो मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट एज सच नहीं होते थे। फिर बाद में जाकर जब से चाइना ने इंटरफियर किया, तब से फिर हम लोग को टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिले, तो वो पूरा एपिसोड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। और मिडिल सेक्टर मैंने आपको बताया कि लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर ये हम लोग को देखने को मिलता है, और वेस्टर्न सेक्टर में सबसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन दोनों साइड्स के बीच में देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट इस प्रकार का दोनों साइड की तरफ से नजर आता है। तो आज की डेट में क्या करने की आवश्यकता है गाइस, तो LAC को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए दोनों पार्टीज के द्वारा। जो LAC डिमार्केट हुई थी, तो मतलब उसी को ही फाइनल करते हुए दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए LAC की, राइट। दोनों ही पार्टी जो है वो किसी प्रकार का अटेम्प्ट ना करें, यानी कि इंडो चाइना दोनों ही किसी प्रकार का अटेम्प्ट ना करें स्टेटस क्यो यथास्थिति को चेंज करने के लिए, राइट, खुद से यूनिलैटरली, राइट। अगर चेंज करना है तो बायलैटरली करो, डिसीजन लेकर करो, आपस में बैठ के करो, राइट। और सभी के सभी, और दोनों की सहमति के साथ करो, और सभी के सभी एग्रीमेंट्स जो है गाइस, उन्हें दोनों पार्टी जो है वो पूरी तरह से उनकी सहमति उनको देनी चाहिए। दोनों पार्टी को जितने भी एग्रीमेंट हुए, दोनों पार्टी सहमति दें अपनी अपनी, और फिर स्थिति को जो है वो कंट्रोल करें। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप कंक्लूड करते हुए मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, पहले लिख दिया आपने, क्लियर सर, चलो वेरी गुड। तो सर लिख दिया करो, तो फिर उससे क्या टाइम भी बचा करेगा। तो ठीक है ना, क्लियर है ना, सभी लोग को क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, वैसे तो पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि ये इशू कई बार हम लोग बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करते हैं। जीका वायरस गाइस, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, लगातार बार बार ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है। तो मैंने जीका वायरस का कल आपको एक वीडियो दिया था, बट फिर भी हम लोग इसको आज एक रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। और जब भी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊं, वीडियो प्रोवाइड कराऊं एप्लीकेशन पे, तो आपको उसे देखना है और उससे रिलेटेड अच्छे से नोट्स बना लेना है, राइट। अब देखो, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अपनी टीम भेजी है महाराष्ट्र में, राइट, क्या मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि वहां पर जीका वायरस की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, तो उसको मॉनिटर करने के पर्पस के लिए टीम जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भेजी है, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए टीम भेजी गई है, जिससे कि इन्फेक्शन को मैनेज किया जा सके। और अभी जीका का केस जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किया गया है। तो जीका की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, एडिस जीनस का मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी नाम याद रखना, इसके थ्रू ये फैलता है। और यही मॉस्किटो चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। पहली बार मंकी में ये देखा गया था जीका वायरस 1947 में, कहां पर, युगांडा में। तो युगांडा के फॉरेस्ट में पहली बार ये देखा गया, बंदर में, राइट। और ये वायरस फैलता कैसे है, एक तो मच्छर के थ्रू फैला था ये, फिर जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस है उनके थ्रू भी फैलता है, राइट। तो पहले तो मच्छर से बंदर में गया, फिर बंदर से ह्यूमन में आया, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। इवन जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं, तो उनके थ्रू फीटस में चले जाता है और बच्चों में चले जाता है, इवन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, राइट, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, राइट, या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। तो इन सब चीजों के थ्रू जो है ये वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है, राइट। इसके सिम्टम्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर हो गया, रैश हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, राइट, मसल्स हो गए, जॉइंट पेन हो गया, मेलाइज हो गया, इसका क्या मतलब होता है, बेचैनी होना, राइट, या फिर हेडेक होना। तो ये सब इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 से लेकर 7 दिन तक इसके सिम्टम चलते हैं। ज्यादातर इन्फेक्टेड पीपल जो है उनको किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम डेवलप नहीं होते। अब देखिए, जीका वायरस का इन्फेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी के समय जब होता है, तब जो छोटे बच्चे जो हैं, जो जन्म लेते हैं, तो उनमें क्या चीज नजर आती है, माइक्रोसिफेली नजर आती है उनमें। अब ये वाली चीज भी आपसे शायद पूछी जा सकती है कि माइक्रोसिफेली बताओ क्या होता है। तो इसमें होता यह है कि नॉर्मल हेड साइज से छोटा हेड जो होता है वो बच्चे का होता है, यानी कि मुंह जो होता है ना बच्चे का, नॉर्मल मुंह की तरह नहीं होता, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और यही चीज है जो कि जीका के कारण होती है, रिकॉर्ड की जाती है, राइट। और भी दूसरे कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम हम लोग जिसे पुकारते हैं, बोलते हैं, यानी कि जन्म के समय पर कुछ अलग अलग फिजिकल फीचर्स, इवन मेंटली भी ये हार्म करता है, राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कॉन्जेनिटल यानी कि फिजिकल तो हार्म कर ही रहा है, बट मेंटली भी ये हार्म करता है, राइट, बच्चों को। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब दुखद बात यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। फोकस सिर्फ किया जाता है, जैसे कोरोना वायरस में हम लोग फोकस करते हैं ना, कि सिम्टम्स के ऊपर,
राइट? कि सिम्टम बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई ले लो, पैरासिटामोल ले लो, राइट? इस तरीके के सिम्टम्स पर फोकस किया जाता है। वही चीज यहीं पर ही है, जिससे कि मतलब ईज किया जा सके, राइट? थोड़ा आसान बनाया जा सके सिचुएशन को। तो ये वाली चीज इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर है यहां तक बातें? सही, आप लोगों ने आंसर भी लिख दिया था, एडिस इजिप्टी, वेरी गुड। अब देखो, बात करेंगे गोवा के अंदर भूमि पुत्र के बारे में कि भूमि पुत्र क्या है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो गोवा असेंबली ने पास किया है एक बिल जिसका नाम है गोवा भूमि पुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021। इस बिल को जो है ये पास किया है गोवा असेंबली ने। ये बिल रिकॉग्नाइज कर रहा है किसी भी व्यक्ति को जो कि गोवा में रह रहे हैं 30 साल या उससे ज्यादा की पीरियड के लिए, उनको कहा जा रहा है भूमि पुत्र, यानी कि सन ऑफ सॉइल, एंड गिव सच अ पर्सन, उस व्यक्ति को राइट टू ओन हिज और हर स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट, यानी कि एक छोटा सा एरिया जहां पर वो रह रहा है उसकी ओनरशिप, यानी कि एक जमीन है जहां पर वो व्यक्ति रह रहा है काफी लंबे समय से, उस जमीन की ओनरशिप जो है वो उसको दे दी जाएगी, राइट? अगर उसको अभी तक ओनरशिप नहीं मिली है या फिर कोई केस चल रहा है तो छोटे से एरिया पर उसको ओनरशिप दे दी जाएगी, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की यहां पर बात हो रही है कुल मिलाकर। मतलब इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति गोवा के अंदर 30 साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए रह रहा है तो एक मतलब एक पार्ट है, जमीन का टुकड़ा जो है आप कह सकते हो, वो उसको दिया जाएगा, राइट? तो ये भूमि पुत्र के तौर पर ये चीज सामने आ रही है। और एक बार इसको रिकॉग्नाइज कर लिया भूमि पुत्र को, तो एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं अपने घर के ऊपर, राइट? बट उसमें 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का वो एरिया नहीं होना चाहिए। 250 स्क्वायर मीटर, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये भी कहा गया है कि अगर वो बना हो 1 अप्रैल 2019 से पहले, तो कट ऑफ डेट कितनी है? 1 अप्रैल 2019। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। अब ये तो बात हो गई न्यूज की, इसकी एनालिसिस अपन करते हैं। अब एक एरिया है, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है, जमीन एक्स की है, वाई ने इसके ऊपर घर बना लिया, तो कह रहे हैं कि 250 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होगा, राइट, तो उस और 30 साल से ऊपर का अगर टाइम हो गया और एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट चल रहे होंगे, तो वाई जिसने घर बनाया है उसको वो टुकड़ा जो है वो मिल जाएगा। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। बट हाँ, उसको भी डिसाइड करेंगे अथॉरिटीज वगैरह, वो भी चीजें देखी जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने कब्जा कर लिया और वो जो है उसको कब्जा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, राइट? बहुत सारी चीजें देखी जाएगी कि कहीं वाकई में उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया, किसी पर्टिकुलर पास में एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे अक्सर परिवार में हम लोग को देखने को मिलता है, आपको शायद पता होगा, काफी सारी चीजें ऐसी परिवार में होती हैं, राइट? कि जमीन किसी और की होती है, घर कोई और बना लेता है, फिर बाद में चल के आगे चल के उनके बच्चे या फिर उनके बच्चों के बच्चों के बीच में फिर डिस्प्यूट होने लगता है इस प्रॉपर्टी को लेकर। तो ऐसी हरकतें होती रहती हैं। और कई बार अतिक्रमण भी हम लोग को देखने को मिलता है, लोग जो है वो कब्जा कर लेते हैं, है ना? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो वो उसी को लेकर कुछ इसमें कंसर्न भी, चिंताएं भी, चैलेंजेस भी सामने आ रही हैं कि यार इस प्रकार से तो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो जमीन के ऊपर क्लेम करने लगेंगे, और स्पेशली ऐसी जमीन के ऊपर जो पॉश एरिया पर है, राइट, जहां की जमीन ऑलरेडी महंगी हम लोग को देखने को मिलती है। तो बिल जो है इसने बोला है कि एक भूमि पुत्र अधिकारिणी को स्टैब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। अब भूमि पुत्र अधिकारिणी क्या है? तो ये एक कमिटी है जिसके अंदर डेप्यूटी कलेक्टर होंगे एज अ चेयरमैन के तौर पर, राइट? और ऑफिशियल्स होंगे डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के, राइट? मामलतदार हम लोग को देखने को मिलेंगे, मामलतदार, राइट, रिस्पेक्टिव तालुकास के, जो कि तालुक के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मदद करते हैं। मेन ऑफिशियल अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम होता है, तो वैसे ही तालुक्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए ये मामलतदार हम लोग को देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए होता है। भूमि पुत्र जो है गाइस, ये बताया जा रहा है कि अगर इफ हिज हाउस हैज बीन बिल्ड बिफोर द कट ऑफ डेट, और कट ऑफ डेट मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली पॉइंट एक्सप्लेन कर ही दिया, 1 अप्रैल 2019, कि अगर उसका हाउस जो है 1 अप्रैल 2019 से पहले बना है, तो ये कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि उसको ओनरशिप दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और कमेटी के पास ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर अंदर लाया जा सकता है, राइट? लैंड ओनर से, यानी कि जिसकी जमीन है वो मतलब ऑब्जेक्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो 30 साल से ज्यादा के पीरियड से यहाँ पर रह रहा है, भूमि पुत्र है, मतलब जिसे भूमि पुत्र कहा जा रहा है, तो वो क्लेम कर दे कि अब इसका घर जो है वो उसने बनाया खुद ने, तो इस घर की और इस जमीन की, इस एरिया की ओनरशिप जो है वो उसके नाम कर दी जाए, राइट? तो फिर ये किसके पास जाएगा? इसके बारे में हमने बात करी, भूमि पुत्र अधिकारिणी, यानी कि इस कमेटी के पास जाएगा। कमेटी के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन दे देगा। अब कमेटी वेट करेगी फॉर 30 डेज कि कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन जो है वो
किसी को करना है तो कर ले, 30 डेज तक वेट करेगी, फिर उसके बाद ये कमेटी डिसीजन लेगी कि भूमिपुत्र को ओनरशिप ग्रांट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो ये कमेटी का मेन काम क्या होगा, डिसीजन लेने का, ओनरशिप ग्रांट करने के लिए। तो ये क्लैरिटी रखो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट के केस में हम लोग क्या देखते हैं, अपीलेट सिस्टम होता है, राइट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर केस लड़ते हो, अगर वहां पे कोई इशू आता है केस में तो यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर कोई इशू आता है तो यू कैन चैलेंज हाई कोर्ट जजमेंट या डिसीजन एट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे जाकर हाई कोर्ट के जजमेंट को या डिसीजन को जो है वो चैलेंज कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। वैसे ही सेम चीज इस केस में, इस केस की अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि अगर ये वाली जो कमेटी है भूमिपुत्र अधिकारिणी, राइट, तो इसके डिसीजन को अगर चैलेंज करना है तो आप जा सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास इसके जजमेंट देने से 30 डेज के अंदर अंदर, राइट। तो अपीलेट सिस्टम कहता है कि पहले इस ऐसे केस का मामला जो है वो सुनेगी ये कमेटी, राइट, भूमिपुत्र अधिकारिणी, और फिर उसके डिसीजन से अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो वो फिर फाइनल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जाकर अपनी शिकायत जो है वो कर सकता है, या फिर उस जजमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपील कर सकता है। तो ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर को बस आपको ध्यान में रखना है, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कोई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, कोर्ट का क्या इसमें क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप होगा, तो नहीं, किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार ऐसे मामलों में नहीं होगा। करना एप्लीकेशन, डिसाइड करना, राइट, डील करना, एक मिनट, हाँ, डिसाइड करना, डील करना, राइट, किसी भी प्रकार के मामले जो कि भूमिपुत्र अधिकरणी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, राइट, तो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिलेगी। सिर्फ ये दो ही अथॉरिटी है जो कि ऐसे मामलों पर डील करेगी। तो ये चीज जो है वो इस बिल के अंदर मेंशन की गई है, राइट। और क्या पर्टिकुलर आज की डेट में मेजर्स लेने की आवश्यकता है, उपाय लेने की आवश्यकता है, राइट। तो पिछले कुछ सालों में हमें कुछ केसेस ऐसे नजर आए, देखने को मिला कि किसी एक्स व्यक्ति ने घर बनाया, राइट, या फिर उसके पेरेंट्स ने घर बनाया, बट जमीन जो थी वो किसी वाई व्यक्ति के नाम पर थी, राइट। तो वही चीज हमें देखने को मिली। तो इसको लेकर ओनरशिप के डिस्प्यूट जो है वो काफी ज्यादा आ गए, राइट। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव, जो गोल है, जो एम है इस बिल का, कि टू गिव ओनरशिप राइट टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्वेलर, यानी कि जिसने खुद ने वो घर बनाया है, बट छोटा सा घर, मतलब इसमें लिमिट जो है वो बता दी गई है। कितनी लिमिट है, 250 स्क्वायर मीटर की, राइट, कि उतनी लिमिट का उसको घर जो है वो दे दिया जाएगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी दे दी जाएगी जिससे कि वो मतलब रह सके डिग्निटी के साथ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आर्टिकल 21 हम लोग को क्या देखने को मिलता है, राइट टू लाइफ लोग बोलते हैं, बट मैं बोलता हूं आपको हमेशा मेंस में लिखना है राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, कि डिग्निटी के साथ जो है वो सामने वाले व्यक्ति जीवन अपना व्यतीत कर सके, जी सके, राइट। तो इसी चीज को देखते हुए ये वाला जो चीज जो है वो लाई गई। अब इसमें बहुत सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात क्या है कि इसके कारण हमें देखने को मिलेगा काफी सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है, राइट, इलीगल स्ट्रक्चर्स काफी सारे, उसको वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। मतलब वही अतिक्रमण वाला जो क्लॉज मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने किसी जगह पर कब्जा करके रखा हुआ है, राइट, काफी लंबे समय से, तो वो उस जगह की ओनरशिप जो है वो क्लेम करना शुरू कर देंगे, स्पेशली गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की, राइट। प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो एक बार सामने वाला व्यक्ति डिस्प्यूट कर देगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में उनको देना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी एक दिक्कत है। इसमें क्या होगा कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पर रह रहे हैं गोवा के अंदर, राइट, और उस एरिया पर जिस क्षेत्र पर वो रह रहे हैं उस क्षेत्र की लीगैलिटी उनके पास नहीं है, तो वो अब लीगैलिटी हो जाएगी, राइट। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात जो है वो यहाँ पर जताई गई है। अब पूछो, अब आप क्या पूछ रहे हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। इसी के साथ ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। अगर घर नहीं बना है तो क्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मेंशन है ना कि एक्स व्यक्ति, अभी अपन ने पॉइंट बात करी ना कि एक्स व्यक्ति को घर बनाना जरूरी है, राइट। अगर एक्स व्यक्ति का घर उसने बनाया है, बिल्डअप किया है, और वाई व्यक्ति की जमीन है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जमीन है और किसी और दूसरे व्यक्ति ने उस पर एक प्रॉपर्टी अपनी स्टैब्लिश कर दी, तो अब यही वाला कंसर्न जो है वो सामने आ रहा है कि ऐसे में तो दिक्कत आ सकती है ना। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है तो क्लियर बता दो, तो आगे बढ़े अपन। वेरी गुड। क्लियर रखनी है, हर एक चीज क्लियर रखनी है माइंड में, क्योंकि इस एग्जाम में जितनी क्लैरिटी होगी, जितने कॉन्सेप्ट अच्छे से गहरे तरीके से दिमाग में उतरे रहेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगी ये जर्नी। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, बाकी और किसी चीज पर नहीं। चलो आगे आते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, राइट,
प्रिवेंटिव डिटेंशन के उपयोग, यूज और एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि किस सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग करना है, राइट, कहां कहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई होगा हमारी कंट्री में, मतलब कि किस ग्राउंड्स पर अप्लाई होगा। तो इस पर एक ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, और बहुत ज्यादा जरूरत भी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने की, क्योंकि पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में कि क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे कई बार जो बेकसूर लोग हैं उनको अननेसेसरली जेल में बंद कर दिया जाता है। अननेसेसरली कितने महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत जेल में बंद किया जाता है, क्या मुझे आप बताएंगे? मैंने आपको ये टॉपिक पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। कितने महीने के लिए, मिनिमम मिनिमम कितने मंथ के लिए किया जा सकता है? एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, 3 मंथ्स के लिए किया जाता है। बट एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिला था जिसके थ्रू कहा गया था कि 3 महीने से रिड्यूस करके 2 महीने कर दिया जाएगा, बट अभी भी 2 महीने वाले क्लॉज को लागू नहीं किया है, 3 महीने वाला ही क्लॉज चल रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, मतलब बिल्कुल पूरी तैयारी करके आए हो, वेरी गुड। तो जजमेंट केम इन एन अपील फाइल्ड बाय द वाइफ ऑफ अ मैन प्लेस्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये केस जब सामने देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो था उसको पहले तो थाने में बंद कर दिया चीटिंग के केस में, फिर बाद में उसको बेल मिल गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी व्यक्ति को तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजर एक्टिविटीज एक्ट के तहत उसको उठा लिया गया, बुक कर लिया गया और बंद कर दिया गया जेल में, राइट। मतलब कि एक व्यक्ति को एक केस में बेल मिलने के बाद, राइट, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है वो बंद कर लिया गया। तब इसी चीज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मेंशन करी कि यार ये छोटे छोटे कानून पर, मतलब छोटे छोटे ये आप ऑफेंस पर इस प्रकार से प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाओगे तो वो गलत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको एक सार बताता हूं, फिर अपन एक एक पॉइंट इसका देख लेंगे। सार ये है इस पूरे टॉपिक का कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है ये पब्लिक डिसऑर्डर कहीं पर हो रहा है, यानी कि जहां पर हमारी स्टेट को खतरा है, स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, पब्लिक डिसऑर्डर वाली बात हो रही है, मतलब कि कोई दंगे वाली स्थिति डेवलप होने वाली है, राइट। कुछ व्यक्ति, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे कि होता है ना कि अक्सर पुलिस किसको गिरफ्तार करती है, जो जिस व्यक्ति ने क्राइम कर लिया होता है। बट इस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन में सामने वाला व्यक्ति आगे चल के इन फ्यूचर किसी प्रकार का क्राइम ना करे, इसलिए उसे रोका जाता है गिरफ्तार करके, कि जिससे कि वो किसी प्रकार के क्राइम को ना रचते, राइट। जैसे कि इलेक्शन के समय पर आपको पता होगा कि जितने भी नामी गुंडे होते हैं, जैसे कि कल को आप आईपीएस बनेंगे, राइट, तो जब भी इलेक्शन होने वाले होंगे या फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि यार कुछ इशू हो सकता है, राइट, जैसे कि होता है ना कई बार कुछ ऐसे डिसीजन आने लगते हैं कोर्ट की तरफ से भी जो रिलीजियस फैक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो डर रहता है कि यार दो कम्युनिटी आपस में ना बढ़ जाए, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपका काम क्या होगा, आप निकलवाओगे लिस्ट को, आप अपने मतलब सबॉर्डिनेट को बोल के बोलोगे कि दो मेरे सामने लेकर आओ लिस्ट, इस क्षेत्र में कितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, राइट। तो आपके सामने लिस्ट आई, सामने वाले ने बताया कि सर इस क्षेत्र में 7 हिस्ट्री शीटर हैं। तो आप क्या, हिस्ट्री शीटर मतलब कि जिनके पास जो है मतलब रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लगातार जो है वो क्राइम करते जा रहे, तो आप क्या बोलोगे कि तुरंत उन्हें अरेस्ट करके बंद कर दो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, कि जिससे कि किसी प्रकार का रिस्क ना हो, यार ये लोग फिर से दंगे वंगे ना करवा दें, राइट, इन्फ्लुएंस ना करें कुछ और लोगों को। तो ऐसी चीज होती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये सब चीजें आती है। होपफुली आपको ये सब चीजें पूरी पता ही होंगी, नहीं पता तो पता लग गई, राइट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए किया जाएगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, बताया। इसके अलावा स्टेट शुड नॉट आर्बिट्रली resort to preventive detention to deal with all and sundry law and order। तो वही चीज जो मैंने भी आपको बताई, सभी और छोटी मोटी कानून और व्यवस्था समस्याओं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना छोटी मोटी, तो उसके लिए आप ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग मत करो। प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर, जहां पर नुकसान होगा पब्लिक डिसऑर्डर को मेजर तौर पर, तब उसी समय प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग किया जाना चाहिए, राइट। और छोटे मोटे जो कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत उसको एक्सरसाइज करो, एग्जीक्यूट करो, राइट, तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन मत लेकर आओ। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो मेजोरिटी में जो पार्टी होती है, उनके जो नेता वगैरह जो होते हैं, तो वो अपनी मतलब होता है ना कि अपने ईगो में लेते हैं किसी से चीजें, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, सामने वाले को अपनी पावर दिखाने के लिए इस कानून का उपयोग कर देते हैं। तो इसलिए भी इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है कि स्टेट आर्बिट्ररी तरीके से अपनी मनमानी करके प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का उपयोग करती है। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये इसका सबसे बड़ा एक इशू है, राइट, जिस इशू को आपको मेंस में उपयोग करना है। एंड कोर्ट मस्ट इंश्योर, कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि पूरे के पूरे फैक्ट्स जो है उसके सामने रखे जाएं, राइट, जैसे कि डेंजर से रिलेटेड किसी प्रकार से, या फिर स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड, या इन जनरल पब्लिक सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरे फैक्ट्स रखे जाए, और उसके बाद ही फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का को कंटिन्यू जो है वो करवाया जाए।
और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल 22 के साथ इसे रीड किया जाना चाहिए, ये वाली चीज भी कही है कोर्ट ने, राइट। 21 तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि हर एक व्यक्ति को जो सजा जो मिलनी चाहिए वो कानून के तहत ही मिलनी चाहिए, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 22 जिसके थ्रू आप लोग को पता है कि पुलिस जो होती है वो किस प्रकार से अरेस्ट करेगी, डिटेन करेगी, राइट। मतलब कि जब पुलिस जब अरेस्ट करने आती है, आपको पता है ना कि पुलिस अरेस्ट करेगी तो पहले सामने वाले व्यक्ति को पूरी चीज बताएगी कि उसको किस ग्राउंड के आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। बट हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ कुछ चीजें अलग भी हम लोग को नजर आती है, क्योंकि कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो ग्राउंड उसको बताया नहीं जाता, राइट, उसको ऐसे ही बंद कर दिया जाता है। तो वो काफी सारे केस अलग अलग टाइप के हम लोग को देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस केस में उसको जो है वो बुक किया गया, किस प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको बुक किया गया, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो अपन अभी इन जनरल प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या उसके बारे में समझ रहे हैं। तो आर्टिकल 21 एंड 22 इन दोनों को साथ में रखते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सरसाइज करना चाहिए, ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, सो हमने इस चीज के बारे में ऑलरेडी कवर कर ही दिया है कि किसी व्यक्ति को जो है वो आने वाले समय में फ्यूचर में क्राइम करने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का उपयोग किया जाता है, राइट। किसी व्यक्ति को रोकने के लिए या फिर फ्यूचर में किसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन से वो भाग ना जाए, राइट, एस्केप ना कर दे, तो इसके लिए भी उसे रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग किया जाता है। और आर्टिकल 22 क्लॉज 3B जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, राइट, और रिस्ट्रिक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, यानी कि फ्रीडम के ऊपर एक व्यक्ति के, राइट, और किस आधार पर, स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के आधार पर। और आज के समय की मांग क्या है, तो इसको एज इट इज आप मेंस में उपयोग करेंगे पूरे के पूरे पॉइंट को जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो हमारे पूर्वजों, बहुत बढ़िया ये सेंटेंस पॉइंट लिखा हुआ है, तो हमारे पूर्वजों द्वारा काफी लंबे ऐतिहासिक और कठिन संघर्षों के बाद हासिल किया गया, राइट। नागरिक स्वतंत्रता को हम लोगों ने, सिविल लिबर्टी को, फ्रीडम को कब हासिल किया, जब हमारे जो पूर्वज थे यानी कि फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कितने लंबे समय तक संघर्ष किया था, कितने लंबे समय तक स्ट्रगल किया था, उसके बाद सिविल लिबर्टी जो है वो हासिल करी, फ्रीडम हासिल करवाई, राइट। अतः हमें निवारक निरोध कानून, मतलब कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो हमें देखने को मिलता है, इसकी शक्ति को बहुत संकीर्ण सीमाओं तक सीमित करना चाहिए, यानी कि बहुत ही नैरो लिमिट तक इसे रखना चाहिए, राइट। अन्यथा हमारे देश और संविधान के संस्थापक पुरखों, मतलब कि जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, राइट, फोर फादर जो थे हमारे फाउंडिंग फोर फादर, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लंबे और कठिन संघर्षों के बाद स्वतंत्रता का महान अधिकार, राइट, हासिल किया था, वह निरर्थक हो जाएगा, मतलब यूजलेस हो जाएगा अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को इस तरीके से यूज करोगे। क्योंकि मेन फोकस क्या था, पहले ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिटीजन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, राइट, इवन मूवमेंट के भी, फ्रीडम के भी वेरियस रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो उनको हटाया। तो अब प्रिवेंटिव डिटेंशन ये सेम काम ना करे, इसके लिए यहाँ पर ये कंक्लूजन जो है वो काफी अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से लोगों की जो लिबर्टी है, फ्रीडम जो है, नागरिक स्वतंत्रता जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जो है वो छीननी नहीं चाहिए। इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही मतलब ऐसे ग्राउंड पर करना चाहिए जिस ग्राउंड पर पब्लिक डिसऑर्डर हमें देखने को मिले या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो, राइट। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो यही वाली चीज कही गई थी कि 3 महीने से ज्यादा जो है वो नहीं करना है, बट अगर 3 महीने से ज्यादा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी को डिटेन करना है, अरेस्ट करके रखवाना है, तो एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और वो ही एक्सटेंड कर सकती है ऐसे डिटेंशन को। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 का था, इसने रिड्यूस किया था इस पीरियड को, 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था, और प्रोविजन जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ, राइट। और अभी भी ओरिजिनल पीरियड हम लोग को 3 महीने का देखने को मिल रहा है, स्टिल कंटिन्यू है। और पर्पस प्रिवेंटिव डिटेंशन का हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो जो केस हम लोग को मरियप्पन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स का जो केस हम लोग को देखने को मिलता है, इसका मेन एम ये है डिटेंशन को लेकर कि डिटेंशन किसी व्यक्ति को पनिश करना नहीं है, बल्कि उसे रोकना है कि वो फर्दर किसी प्रकार के क्राइम को ना कर दे। एक और केस ऐसे ही सामने आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पॉल ननिकन एंड अनदर का केस हम लोग को देखने को मिला था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी मतलब डिटेंशन किया जाता है तो उसका जो रीजन होना चाहिए वो किसी मतलब पुख्ता चीजों के ऊपर होना चाहिए कि यार आने वाले समय में ये मतलब यानी कि पुख्ता रीजन होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो कोई डेफिनेटली कोई क्राइम कमिट करने की मंशा रख रहा है। तो जब पुख्ता रीजन हो तभी जो है वो सामने वाले को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर अरेस्ट किया जाए, राइट।
तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और इसी के साथ पेपर 2 के पूरे टॉपिक्स अपने कंप्लीट होते हैं आज के। अब बताओ, किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। ई रूपी एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, कैशलेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन के तौर पर ई रूपी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कैशलेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है ये डिजिटल पेमेंट के लिए। कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता ही है कि पीओएस मशीन जो होती है ना, ये पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो इसमें आपने देखा होगा कि आज की डेट में उसके ऊपर कार्ड आप रखते हो, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे तो पैसा कट जाता है। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो कुछ इसी प्रकार की के कॉन्सेप्ट के ऊपर लाया जा रहा है, बट ये वाउचर के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। ये क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, जो कि व्यक्ति के मोबाइल के पास डिलीवर किया जाएगा, मोबाइल पर आएगा। और फिर जैसे होता है ना ओटीपी के थ्रू, जैसे कि पेटीएम के केस में भी हम कई बार ऐसा देखते हैं कि आप जो है वो क्यूआर कोड स्कैन करवाते हो, यानी कि आप उसको दिखाते हो कि लो भैया क्यूआर कोड स्कैन कर लो। वो क्यूआर कोड आपका स्कैन करते हैं, फिर एक ओटीपी आता है, आप उनको ओटीपी दे देते हो, तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो इसी टाइप का ये फीचर जो है वो लाने की बात की जा रही है, क्योंकि आज की डेट में बहुत इश्यूज हम लोग को, टैंपरिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है। पता होगा ना ये बात आपको कि लोग जैसे कार्ड वगैरह जो है उसको कॉपी कर ले रहा है। काफी सारे ऐसे फ्रॉड सामने नजर आ रहे हैं कि आपकी कार्ड की जो मैग्नेटिक टेप जो होती है ना, वो ब्लैक कलर की जो हमें देखने को मिलती है, तो उसको कॉपी कर लिया जाता है पूरी तरह से, राइट, जैसे कि उस कार्ड का फिर बाद में उपयोग कर लिया जाए। फिर सीसीटीवी से, यानी कि वहीं पर सीसीटीवी लगे रहते हैं, उससे आप चेक कर लिया जाता है कि आपने क्या पिन डाला, तो वो ऐसे घोटाले हो रहे हैं, फिर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं डुप्लीकेट कार्ड बना के। तो ऐसी हरकतें हो रही, तो इसलिए कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाने पर फोकस किया गया। ई रूपी इसी पर ही काम करता है। एक तो कैशलेस डिजिटल पेमेंट, राइट, कैशलेस है, कैश की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो कॉन्टेक्टलेस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस दो मेन चीज आप इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बस ध्यान रखो। इसके अलावा ये सिस्टम एलिमिनेट करता है फिजिकल इंटरफेस को, मोबाइल बैंकिंग को, डेबिट और क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अलाउ करता है बेनिफिशियरी को कि बेनिफिशियरी जो है वो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, कोड्स के माध्यम के थ्रू जो है वो स्पेसिफिक सेंटर में जाकर रिडीम कर सकते हैं अपने वाउचर को, राइट, यानी कि पैसा निकलवा सकते हैं। और इसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके द्वारा जो है वो इसे तैयार किया गया, बनाया गया, राइट। और बेसिकली ये एक प्रीपेड वाउचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसे इशू किया गया है डायरेक्टली, इशू किया जा रहा है डायरेक्टली सिटीजन्स को, और वेरीफाई करने के बाद उनके मोबाइल नंबर और उनकी आइडेंटिटी को। और ई रूपी वाउचर जो है गाइस, ये क्यूआर कोड के फॉर्म में जो है वो डिलीवर किया जाएगा, एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के फॉर्म में इसे जो है वो डिलीवर किया जाएगा बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पे, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और बेनिफिशियरी इस वाउचर को रिडीम कर सकता है बिना किसी कार्ड के, राइट, बिना किसी डिजिटल पेमेंट ऐप के, इंटरनेट एक्सेस के, या फिर मतलब सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, यानी कि वो मोबाइल का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके माध्यम से कर सकता है। आप एक प्रकार से कह सकते हो मोबाइल बैंकिंग टाइप का ये फीचर हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है, राइट। ई वाउचर के कॉन्सेप्ट में ये सामने लाया गया। अब फर्दर जब आएगा और इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलेगी तो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल मोड पे। अभी तो आप सिर्फ दो ही चीज पर फोकस करो जो मैंने आपको बताया, एक तो कैशलेस ट्रांजेक्शन, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ सेल वगैरह जो डिवाइस होती है ना कॉन्टेक्टलेस, तो कॉन्टेक्टलेस ही हम लोग को देखने को मिला है। दो चीज ध्यान में रखना, कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस, इन चीज पर बेस जो है ये ई रूपी कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहां पर किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के तेंदुओं की बात करते हैं। इंडिया के लेपर्ड की संख्या जो है वो कितनी बताई जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है एक नई रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेटस ऑफ लेपर्ड को प्रेडेटर्स एंड मेगा हर्बीवोरस 2018 की रिपोर्ट ये बताई जा रही है। ये रिपोर्ट जारी की गई जुलाई 29 को, और 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे हम लोग को देखने को मिलता है, उसी समय पर ये रिपोर्ट जारी की गई। इंडिया के ऑफिशियल रिपोर्ट काउंट जो है, यानी कि कितने तेंदुए इंडिया के अंदर है, तो बताया जा रहा है कि 2014 में जो ये तेंदुए थे ये 7,910 थे, ये बढ़कर 12,852 हो गए हैं, राइट, यानी कि 63% का इंक्रीज
2014 टू 2018 के पीरियड में रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में बताए जाते हैं 3421, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र। अच्छा, टाइगर का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे नंबर 1 पर टाइगर सबसे ज्यादा कहां पर है, किस स्टेट में है, सेकंड पर किस में है और थर्ड पर किस में है। तो ये ऑर्डर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता होना चाहिए टाइगर के मामले में भी। बिल्कुल सही लिखा आपने, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 526 टाइगर है, राइट। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना 524 है या 526 है, राइट। एमपी, कर्नाटका, यूके, वेरी गुड। यही ऑर्डर है, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड, यही ऑर्डर आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। 526 है आई थिंक, या 524 है, पता नहीं, अब ये देख लेना एक बार आप, बट इतना तो है, इसी के बीच में ही होगा, राइट। आगे बात करते हैं लेपर्ड की। अब बात करें तेंदुए की, तो साइंटिफिक नेम तेंदुए का क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो पैंथेरा टार्डस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर ये लिस्टेड है। CITES के अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरी में वल्नरेबल में आता है ये तेंदुआ। और 9 सब स्पीसीज लेपर्ड की बताई जा रही है कि रिकॉग्नाइज की जाती हैं अफ्रीका और एशिया के बीच में, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है 14 टाइगर रिजर्व के बारे में जिसे मान्यता प्राप्त है। अब ये वाला थोड़ा सा टॉपिक समझना आप, ठीक है, लेपर्ड के अलावा इस चीज को आप समझना, ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, राइट। ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, तो ये एक्रीडिशन मतलब मान्यता, मतलब ये बॉडी जो है वो मान्यता देती है और इसने 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता जो है वो दी हुई है, राइट। तो ये चीज हमें बताई जा रही है। और कौन से ये, तो मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये कहां पर है, असम में। अब देखो ये लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये फलाना टाइगर रिजर्व, ये फलाना नेशनल पार्क कहां पर है, राइट। और आप जब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और वैसे भी आपको अपने स्टेट के अंदर कौन से नेशनल पार्क, कौन से टाइगर रिजर्व है, इसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक लिस्ट बना लो, राइट, और उस लिस्ट को जो है वो रख लो अपने पास, क्योंकि आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है उसका प्रीलिम्स एक ही होता है और प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो जो भी टॉपिक न्यूज में आ रहे हैं स्पेशली लोकेशन से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पन्ना, कान्हा और सतपुरा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में ही हम लोग को देखने को मिलता है। पेच कहां पर है, महाराष्ट्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। दूधवा उत्तर प्रदेश में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले, और भी वाल्मीकि से रिलेटेड भी आ चुका है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आपको काफी सारे ऐसे मतलब इनके बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि बताइए कहां पर है, इसको मैच द फॉलोइंग वाले या चूज द करेक्ट पेयर वाले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सुंदरबन कहां पर है, वेस्ट बंगाल, राइट। परम बीकुलम, ये केरला के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। मुदुमलाई और अन्नमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक आइडिया होना चाहिए आपको इसकी लोकेशन के बारे में, बहुत अच्छा, बहुत सटीक तरीके से। तो यहां तक हमने बातें देखी। अब कंजर्वेशन अश्योर्ड, ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एक्रीडिशन टूल है, मान्यता प्राप्त करवाने के लिए, मतलब एक टूल है कि मतलब किस किस एरिया को जो है वो मान्यता दी जाएगी, किस किस एरिया को प्रोटेक्टेड जोन के तौर पर, या फिर आप कह सकते हो कि किस किस एरिया को टाइगर जोन के तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा ग्लोबल लेवल पर। तो वो वाले टूल जो है वो ये हम लोग को देखने को मिलता है। ग्लोबल कोलिशन है टाइगर रेंज कंट्री का ये, राइट, डेवलप किया गया है टाइगर को और प्रोटेक्टेड एरिया के एक्सपर्ट के द्वारा, टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया, जो टाइगर में एक्सपर्ट्स हैं, यानी टाइगर की स्टडी करने में जो रिसर्चर वगैरह होते हैं ना, तो उनके द्वारा और प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स के द्वारा इस चीज को डेवलप किया गया। यानी कि इस एक्रेडिशन टूल को, मतलब ये टूल बताएगा कि किस क्षेत्र को जो है वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करवाना है या किस क्षेत्र में टाइगर ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं जिसे कंजर्व करने की आवश्यकता है, तो उसको जो है वो करने के लिए, मान्यता प्रोवाइड कराने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया बताते हैं, कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया, यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि क्या क्या चीजें इसके अंदर रहती हैं शामिल, बट आपको ये जनरल पता होना चाहिए कि ये कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड क्या है। तो एक्रीडिशन टूल, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना, एक्रीडिशन टूल मान्यता प्राप्त करवाने के लिए एक टूल है, मतलब कि कुछ क्राइटेरिया इसके अंदर है, राइट, which allows tiger sites to check if their management will lead to successful tiger conservation। तो ये भी देखते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है, यानी कि किसी क्षेत्र पर, किसी एरिया पर, ठीक है, प्रोटेक्टेड जोन पर ऑफिशियल अथॉरिटी वहां पर मौजूद है टाइगर को कंजर्व करने के लिए, तो क्या वो पूरे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि सक्सेसफुली जो टाइगर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन फ्यूचर, राइट। तो ये पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं, यानी कि इनके टूल्स इस प्रकार से पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं, फिर रिकमेंड करते हैं कि किस एरिया को कंजर्वेशन की आवश्यकता है या नहीं है और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए या नहीं लिए जाने चाहिए। तो वो पूरी चीज भी जो है वो इस अथॉरिटीज के द्वारा बताई जाती है, राइट, इनकी अथॉरिटीज के द्वारा।
स्टैंडर्ड सेट करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड, राइट, यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड बताता है कि किस तरीके से आप इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हो टारगेट स्पीसीज को, और इंकरेज कर सकते हो उनके इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स को, मतलब कि और किस बेहतर तरीके से वो कैसे जो है वो सक्सेसफुली अपने एरिया पर जो स्पीसीज है, यानी कि जिस जोन पर वो स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से कैसे वो कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, स्पीसीज को। तो इस पर ये मेनली काम करता है। इसे 2013 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, और ग्लोबल टाइगर फोरम और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, और ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो एक इंटरनेशनल एनजीओ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। सेम विथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, जो WWF इंडिया हमें देखने को मिलती है। ये दो पार्टनर्स हैं जो कि इंप्लीमेंट करते हैं, राइट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कैट्स असेसमेंट के लिए, मतलब कि इस चीज के असेसमेंट के लिए, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के असेसमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अच्छा, टाइगर की आपने लिख दिया, आंकड़ा लिख दिया, 526 एमपी में है, 524 कर्नाटका में है। ओके, क्या मुझे वो क्या 526 524 में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको क्लियर बता दिया कि यार एक बार चेक कर लेना। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से 428 है उत्तराखंड में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप फिर भी वाले तीनों चीजें कंफर्म कर लो, राइट, एक बार कंफर्म करके अपने नोट्स में लिख लेना। तो क्या रहता है, ऐसी चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। चलो बताओ, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? इतनी बार आप लोग को पढ़ा है, फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या, पहले तो ये बता दो। इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, अलग से कुछ न्यूट्रिशन ऐड करना, बहुत ही बढ़िया। वैल्यू इन फूड, फूड में वैल्यू डालना, ऐड न्यूट्रिशन। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अलग से, जैसे कोई, जैसे चावल है, ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं, तो चावल में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड कर देना अलग से बाहर से। तो उस चीज को, उस अलग से न्यूट्रिएंट को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है, और ये फूड प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, तो उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मिलने वाली है हमारे लिए, राइट, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि इसके इम्पैक्ट, फूड फोर्टिफिकेशन के इम्पैक्ट जो हो सकते हैं हेल्थ के ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर, वो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। तो ऐसा क्या कहा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी ये सामने आई है। तो सेंटर प्लान कर रही है कि मैंडेटरी तरीके से, यानी कि मैंडेटरली, मतलब राइस को और एडिबल ऑयल्स को, तेल को और चावल जो है, तो उसमें अलग से विटामिन और मिनरल जो है वो मिलाए जाए, राइट, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर अंडर नरिशमेंट की, कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। बट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आप इस प्रकार से कुछ सिंथेटिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो ऐड करोगे, ये कंज्यूमर जो है, यानी कि ह्यूमंस जो है, उनकी हेल्थ पर मतलब डैमेज करेगा, इंपैक्ट क्रिएट करेगा, राइट, अफेक्ट करेगा। और इंस्टेड डाइटरी डाइवर्सिटी, जैसे कि कहते हैं ना कि चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी सब्जी खाओ, यानी कि आपकी प्लेट में जो है वो अलग अलग आपको मिलने चाहिए, मतलब कि अलग अलग वो होने चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, राइट, तो उसको आप कंज्यूम करो, जिससे कि आपको मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, राइट, ये पूरी चीज मिले, फैट मिले, राइट, पूरी चीज मिले। तो ये आपको बैलेंस तरीके से, बैलेंस डाइट बोलते हैं ना इसको हम लोग, की बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। तो ये कहना है आप ऐसी डाइटरी डाइवर्सिटी रखो, यानी कि अलग अलग प्रकार के आप डाइट को कंज्यूम करो, रेदर देन कि एक डाइट को कंज्यूम करके, एक जैसे डाइट को कंज्यूम करके उसमें से न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज गलत रहेगी, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, राइट, बता रहे हैं। और ज्यादा प्रोटीन का कंजम्पशन करो, राइट, तो ये सॉल्व कर सकता है इंडिया के अंदर अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को, माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की प्रॉब्लम को, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और 15 स्टेट जो है गाइस, उनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम जो है फूड फोर्टिफिकेशन की, राइट, राइस की, और फिर उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो राशन शॉप जो होती है ना, फेयर शॉप, फेयर प्राइस शॉप जिसे हम लोग बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप, और ये हमें देखने को मिलता है, किसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो इन सब शॉप के थ्रू जो है वो, जो चावल वगैरह 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन से ईयर का है, किसी को आइडिया है? 2013, बहुत ही बढ़िया यार,
2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो फेयर प्राइस शॉप के थ्रू, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों को 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो कह रहे हैं कि वहीं पे जो राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है और एडिबल ऑयल्स भी इवन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उनको फूड फोर्टिफिकेशन उनका किया जाएगा। स्पेशली राइस पर अभी फोकस किया गया है कि राइस में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे और फिर लोगों को दिया जाएगा जिससे कि उनकी हेल्थ बेटर हो सके, राइट। तो ऐसा ऑलरेडी 15 स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट करने पर कार्य जो है वो चल रहा है। पायलट स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसे 3 सालों के पीरियड के लिए अभी अप्रूव किया गया है। 2019 टू 2020 से शुरुआत हुई है इसकी, 2019-2020 से लेकर 3 सालों के लिए इसे रखा गया है। अब इससे जुड़े क्या इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखिए एट प्रेजेंट वर्तमान में फूड फोर्टिफिकेशन का समर्थन करने वाले साक्ष्य अधूरे हैं, मतलब कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है जो कि फूड फोर्टिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर सके, फर्स्ट पॉइंट, राइट। और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि आपके पास इतने एविडेंस नहीं है कि आपको उसके बेनिफिट के बारे में नहीं पता है अभी तक प्रॉपर तरीके से, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, तो आप बिल्कुल नेशनल लेवल पर इस फूड फोर्टिफिकेशन को लागू नहीं कर सकते, राइट, या फिर नहीं करना चाहिए, राइट, जब तक आपको पूरी तरह से इसके फैक्ट्स या एविडेंसेस जो है वो पता ना हो तो। और फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन स्टडी रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें से अधिकांश अध्ययन, राइट, स्टडी फूड फोर्टिफिकेशन से लाभ उठाने वाली खाद्य कंपनी को फूड कंपनियों द्वारा प्रयोजित की जाती है। मतलब कि फूड फोर्टिफिकेशन की अच्छाइयां कौन बता रहा है? जो फूड फोर्टिफिकेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट। तो इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करी है एक्सपर्ट्स ने। इसके अलावा मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन जो होगा, ये बेसिकली मतलब हमारे इंडियन फार्मर्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, और किनको? जैसे कि जो छोटे फूड प्रोड्यूसर हम लोग को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो फूड प्रोड्यूसर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटी में जो लोग ये इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाएगा। देखो बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कही है, राइट, कि जैसे कि मेजर तौर पर किसानों को नुकसान होगा, मेजर तौर पर एमएसएमई, छोटी एमएसएमई है उनको नुकसान होगा, बट बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी कुछ चंद ही हैं, सिर्फ उनको फायदा होगा जिनके पास फैक्ट्री होती है फूड फोर्टिफिकेशन बिजनेस में, जो इन्वेस्टमेंट करके कार्य करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा गेम जो है वो इसका खेल एक पॉइंट, एक एंगल। अब देखो, हम पूरी तरह से चीजों को नकार नहीं सकते, इसके बेनिफिट आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डलेंगे तो ऑब्वियसली बात है फायदा तो होगा ही ह्यूमंस को। जैसे कि होता नहीं है कि लोग बाग गोलियां खाते हैं, आपको पता होगा कि कुछ लोग विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए गोलियां खाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का उपयोग करते हैं। अरे जिम वालों कोई देख लो आप, जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन वगैरह नहीं लेते, अलग से प्रोटीन शेक लेते हैं कि जिससे कि उनकी बॉडी में पर्याप्त प्रोटीन जो है वो उनको मिल सके, राइट। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये सब चीजें भी बुरी होती है। वैसे तो घर पे पापा मम्मी तो ये बोलते हैं ना कि वो डब्बा नहीं खाना चाहिए, बुरा होता है, राइट, मतलब घर की डाइट लेनी चाहिए, बट ऐसा हर केस में नहीं है, क्योंकि वो सब सप्लीमेंट्स भी जो है वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, हेल्प कर देते हैं, राइट। तो उसको भी एकदम से नकार नहीं सकते हो आप, क्योंकि पीपल आर यूजिंग इट। अगर उसमें कुछ खराबी होती तो फिर वो बैन हो गए होते, बंद हो गए होते, राइट, उसका उपयोग नहीं किया गया होता, राइट। तो वो सब चीजें, वो भी चीज मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रही है कि अलग से एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू लोग जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन में अभी क्या बात करी गई कि इससे रिलेटेड अभी पर्याप्त स्टडी नहीं हुई है, राइट। बट हम अपने, यानी कि आप जब अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे तो आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आपको मेंस के आंसर में मतलब डेविएट नहीं होना है, मतलब आपको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना है, एक फैक्टर को बिल्कुल पकड़ कर नहीं चलना है, आपको बैलेंस रहकर अपने आंसर को लिखना है, राइट। यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस बता दो, राइट, कि कैसे होती है, ये क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं वो बता दो, राइट। फिर कुपोषण के बारे में थोड़ा सा इंडिया में मेंशन कर दो कि हाँ, अगर इसके थ्रू हम लोग कुपोषण को खत्म कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी लिख दो कि इससे रिलेटेड पर्याप्त स्टडी नहीं हुई है, तो वी शुड वेट कि अंटिल पर्याप्त स्टडी इससे रिलेटेड सामने आ जाए, राइट, जिससे कि किसी प्रकार का रिस्क ना हो किसी भी तरीके का, राइट। और फिर आप मेंशन ये वाला पॉइंट भी कर सकते हो कि इसमें एक चीज ये भी है कि फूड प्रोसेसर जो है वो इकोनॉमिक सेंस में अगर देखें हम लोग, तो फूड प्रोसेसर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें फार्मर्स वगैरह को और फूड प्रोसेसिंग जो छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं उनको कम फायदा मिलेगा। तो इसलिए हमें इसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव वे में करना चाहिए, या फिर इवन जैसे सरकारी केस ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये रिलीज हो रहा है, तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसके फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स है वहां से ये फूड प्रोसेसिंग शुरू हो, वहां से ये फूड प्रोसेसिंग जो है वो ली जा सके, राइट। होता है ना कहीं अब सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट से ही जो है वो लेगी सामान,
राइट? फूड फोर्टिफिकेशन किसी यूनिट से ही करवाएगी तो उसकी जगह सरकार स्पेसिफाई कर दे, तो ये आपके सोल्यूशन के तौर पर होना चाहिए, राइट? तो आपके आंसर में ये सब चीजें जो है वो मेंशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करना है, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि यूनाइटेड नेशन के जो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आपके दीवार पर चिपके रहने चाहिए और आपको उसको रोज रीड करना है, क्योंकि ये आपको काम करेंगे आपके हर एक टॉपिक के ऊपर। आप देखिएगा वो 17 गोल्स ऐसे हैं, उनमें से आप कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपको 90% क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस की बात कर रहा हूं मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ही नजर आएंगे, राइट? तो उसके हर एक टॉपिक पर आप कुछ नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ इवन 1200 वर्ड का एक हर एक टॉपिक के ऊपर एक ऐसे जो है वो अपना तैयार कर लो, वो आपके ऐसे में भी काम करेगा, राइट? तो ये एक टास्क ले लो, इस टास्क को करो। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 हफ्तों में कर लो, हर संडे के दिन एक गोल को ले लो आप, 17 हफ्तों में खत्म खेल, राइट? चलो एनीवेज, तो ये चीज हम लोग को, ये एक बड़ा और अच्छा इशू हम लोग को देखने को मिला है कि इसमें देखो बड़े कॉर्पोरेट्स को आप ये वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट फूड फोर्टिफिकेशन के उसमें आया नेगेटिविटी में, क्योंकि देखो जहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए तो वहां पर आपके पास कुछ नेगेटिव होने चाहिए, प्रोज हैं तो कॉन्स भी होने चाहिए, राइट? तभी आपका एक आंसर जो होगा वो बैलेंस और अच्छा माना जाएगा। इवन मेजर पोर्शन केमिकल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का हमें देखने को मिलता है, जो कि न्यूट्रिएंट के साथ काम नहीं करता, राइट? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपको अगर न्यूट्रिएंट्स को और अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपको सभी कुछ चीजों को जो है वो प्रॉपर बैलेंस तरीके से जो है वो इनटेक करना होगा, राइट? जैसे कि उसमें फैट की मात्रा भी होनी चाहिए, राइट? तो उसके अंदर मतलब प्रोटीन भी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी, विटामिन भी, सब उसके अंदर होना चाहिए, राइट? अलग अलग फॉर्म में। आप एक ही फॉर्म में अगर लेते जाओगे तो फिर दिक्कत जो है वो आएगी, राइट? जैसे कि रोज आपको अगर कोई सिर्फ और सिर्फ करेले की सब्जी रोज रोज खिलाते रहे तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे, राइट? कुछ समय बाद दिमाग खराब हो जाएगा, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी करती है। और वैसे तो मैं तो एक समय भी नहीं खा सकता करेला, मुझे बड़ा बेकार लगता है, राइट? मैं आपको बताऊं अपनी एक बात, मुझे सब्जी को देखकर पता नहीं ऐसा लगता है कि अरे यार इसको कैसे खाएंगे यार, और थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, जैसे होता है ना कि आप देखते हैं कि होटल वगैरह में अच्छे से प्रेजेंट करके दिया जाता है तो अच्छा भी लगता है खाने के लिए, राइट? कुछ इसी प्रकार से कई बार मेरा भी केस हो जाता है बहुत मायनों में, बट ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे, आई नो, बट मम्मी अभी जानबूझ के खिलाती है मुझे, मतलब बरबट्टी वगैरह, करेला वगैरह, बोलती नहीं थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अब खा रहे हैं, धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। तो अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषणता इंडिया के अंदर ये किसके चलते हो रहा है? तो ये मोनोटोनस सीरियल बेस्ड डाइट के चलते हो रहा है। वही चीज मैंने आपको बताई कि सदैव एक जैसी अनाज आधारित खुराक का भी ये एक कारण हम लोग को देखने को मिलता है, अंडर नरिशमेंट। तो ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन करिएगा मेंस में, राइट? जिसमें सब्जियों को कम खाया जाता है, एनिमल प्रोटीन को कम लिया जाता है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन की जगह डाइवर्सिटी जो है वो लानी चाहिए डाइट के अंदर, राइट? तो वो और हेल्दियर और मोर कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हम लोग को देखने को मिलेगा माल न्यूट्रिशन से लड़ने का, राइट? तो ये वाली चीज बताई जा रही है। और फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? तो डब्ल्यूएचओ ने बताया हुआ है, फूड फोर्टिफिकेशन को डिफाइन किया है कि मतलब अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को अलग से फूड में ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है और ये फूड प्रोसेसिंग के थ्रू होती है, उसे हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एक व्यक्ति के न्यूट्रिशनल क्वालिटी और मतलब क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ये फूड फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है यहां पर? सर फूड फोर्टिफिकेशन फूड प्रोसेसर और ऑयल मिल्स को कैसे हार्म करेगी? बिकॉज फोर्टिफिकेशन करने में करने में करने में बाद भी जो प्रोसेसिंग बिना फोर्टिफिकेशन के मिल्स में होती थी वही बाद में भी होगी, मतलब फूड प्रोसेस। मुझे यार ये आपका मतलब ये समझ में नहीं आया यार कि आपने एग्जैक्टली मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हो आप, ये चीज क्लियरिटी नहीं हुई अभी कि ऑयल ऑयल मिल्स को कैसे हार्म करेगी फूड फोर्टिफिकेशन? नहीं, जो एडिबल ऑयल्स है ना, एडिबल ऑयल्स जो आप लोग को देखने को मिलते हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पर काम किया जा रहा है, वही तो फूड फोर्टिफिकेशन होता है। एडिबल ऑयल्स की यहां पर बात हो रही है।
जो हम लोग खाने में यूज करते हैं ना, तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करने की ये बात कर रहे हैं। मिल्स को थोड़ी ना, लोगों को हार्म करेगी ना, मिल्स को कैसे हार्म करेगी? अपन यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपन लोगों की बात कर रहे हैं। लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा ना। अभी हमने बात करी ना पूरी फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में, कि इस प्रकार से फूड फोर्टिफिकेशन करना नुकसानदायक होता है, उसके वेरियस तरीके हमने देखे ना। मिल्स की थोड़ा ना बात करी हमने। हमने यूनिट्स की बात नहीं करी कि यूनिट को कैसे हार्म करेगी। यूनिट को क्यों करेगी हार्म? यूनिट को तो फायदा देगी ना, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा देगी। इसके बारे में भी हमने बात करी, ये एक नुकसान है। फूड फोर्टिफिकेशन पे ध्यान रखो आप, कंपनी पे ध्यान मत रखो। फूड फोर्टिफिकेशन इज बैड, ये वाली चीज बताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। हाँ तो लोकल, मैंने आपको वो वाला एंगल भी तो समझाया है, आप वो वाला एंगल भी तो समझो कि इसमें किनको हार्म पहुंचेगा। जो छोटे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मैंने आपको नाम दिया था ना, कि फार्मर्स हुए, एमएसएमई हुई, राइट, तो उनको जो है वो नुकसान पहुंचेगा। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको तो फायदा होगा ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने कंट्रोल में करेंगे, राइट, अपने अंडर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये इकोनॉमिक एंगल भी मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, राइट। चलो एनीवेज, तो ये वाला टॉपिक अपना आज का पूरा फिनिश हो जाता है। बट अभी रुकिएगा, कहीं जाना नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा आर्टिकल, दो लोगों ने इस आर्टिकल को जो है वो लिखा है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पेन और पेपर लेकर आप बैठो, और अब जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं वो आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए इस आर्टिकल को डायरेक्टली मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और आप बोले तो इसका कटआउट मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप अपने पास रख लीजिएगा, राइट। अच्छा, कटआउट शेयर करना है तो 1 मिनट इसकी कॉपी बना लूं मैं, बस, ठीक है। हाँ, देखिएगा इस आर्टिकल में ये चीज मेंशन है, दिख रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन क्लियर दिख रही है? स्क्रीन क्लियर दिख रही है तो एक मिनट बता दो आप, फिर अपन इस आर्टिकल को कवर करते हैं। वेरी गुड, चलो। देखो गाइस, इंडिया ने अभी तक अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा जो है 2011 और 12 के बाद से रिलीज नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन कंडक्ट करती है? एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हर 5 साल में कंडक्ट करती है। बट इसने 2017-18 के मतलब हमने जो चीज देखी थी, जो ऑलरेडी जो है वो मतलब 2017-18 में जो होने वाला था वो लेट हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस, राइट। और बताया जा रहा है कि नया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ये कंडक्ट किया जाएगा 2021 और 2022 में। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, नाम से क्या समझ आ रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हम जो चीज खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, परचेज करते हैं, राइट, उस पर जो हम लोग खर्चा करते हैं, तो उसका ये सर्वे होता है, राइट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि ये सर्वे किस लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अब इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि लोगों की परचेज करने की कैपेसिटी, वो भी इससे पता लगती है कि इंडिया के अंदर लोग की परचेजिंग पावर कितनी हो रही है, कितना कितना जो है वो परचेज करने पर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर पता लगती है। और हमारी आज की रेट में हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो स्लो होती जा रही है, राइट। इकोनॉमी स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट भी, और पिछले कुछ साल से भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस से पहले की भी क्यों ना बात हो, तो इकोनॉमी स्लो हो ही रही थी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल ही रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वो पहुंच गया, 45 ईयर हाई पहुंच गया 2017-2018 में। ये वाली चीज जो है वो रिलीज करी थी एनएसओ के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। तो ये सब फैक्टर्स हैं कि क्या स्थिति हो रही है जिसके कारण से पॉवर्टी, गरीबी जो है, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल जो है वो गरीबी से रिलेटेड है कि इंडिया के अंदर गरीबी बढ़ गई है, राइट। तो आपको इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, और इसका आंसर आपको इन सब फैक्ट्स को सपोर्ट करते हुए, यानी कि आप फिगर्स और फैक्ट्स आपको दिखाई देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं यूपीएससी के स्टूडेंट को कि आपको फिगर्स फैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट इस केस में रखिएगा, फिगर फैक्ट इस केस में याद रखिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है पॉवर्टी से रिलेटेड जो आएगा 100%, 99 नहीं 100% कह रहा हूं, आएगा मेंस में, और आप मेंस में इसका उपयोग करेंगे फिगर फैक्ट्स के साथ, जिससे कि आपका आंसर बहुत बेहतरीन बन जाएगा, राइट। और आपका एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिक्योर है।
और देखिए ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इंडिया के अंदर पॉवर्टी इवन पता है प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि बताओ इन पर्टिकुलर आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इनमें से कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी जो है वो मतलब कब गिरी है, कब ऊपर हुई है। जैसे होता है ना कि इनमें से होता है किन ईयर्स में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है, राइट? क्या लगातार डिक्लाइन हुई है या फिर डिक्लाइन होने के बाद फिर से बढ़ी है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, अक्सर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट? इन सब ईयर्स पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो 1973 से 2012 तक पॉवर्टी गिरी है इंडिया में, राइट? पॉवर्टी रेट में गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, राइट? और इंसिडेंस जो पॉवर्टी का है वो हमेशा से गिरा था, कंसिस्टेंट तौर पर लगातार गिरा था। जैसे कि 1973-74 में 54.9% थी, 1983-84 में 44.5%, यानी कि लगातार गरीबी गिरती जा रही है। आप देखते जाइए, लगातार गरीबी अब गिर रही है, राइट? अब यहां पर आप देखेंगे 1993-1994 में 36% हो गई, 2004 और 2005 में 27.5% हम लोग को ये गरीबी देखने को नहीं। मतलब आप देख रहे हैं कि गरीबी का रेट जो है, स्तर जो है वो गिरता जा रहा है लगातार, मतलब कि कंडीशन इंडिया की इंप्रूव हो रही है। और लगदा वाला पॉवर्टी लाइन, अब देखिए मैंने आप लोग को एक टॉपिक दिया हुआ है पॉवर्टी एस्टिमेशन। इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर मैंने आपको प्रॉपर टॉपिक दिया, 1 घंटे का वो टॉपिक है ऑलरेडी। जिन स्टूडेंट्स ने कवर कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं कवर किया, इस लेक्चर के बाद मैं आपको आपकी एप्लीकेशन पर टीचमेंट पर ये लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो आप उसके थ्रू ये कवर कर लेना। बाकी अपने जीएस जनरल स्टडीज चैनल पर वो टॉपिक अवेलेबल है। 1 घंटे का पूरा टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेशन के ऊपर, राइट? और उसमें अलग अलग जो कमेटी होती है ना, तेंदुलकर कमेटी, लगदा वाला कमेटी, तो ये पूरी कमेटीज के बारे में बताया हुआ है, जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, राइट? तो लगदा वाला पॉवर्टी लाइन की जो रिपोर्ट थी, राइट, जो कि ऑलरेडी लोअर थी, कम थी, हम लोग को देखने को मिली थी तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन की रिपोर्ट से, तो वाली चीज भी सामने आई है। अब इसको रखने का मेन उद्देश्य है कि आपको तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन की रिपोर्ट के बारे में, लगदा वाला पॉवर्टी लाइन की रिपोर्ट के बारे में आइडिया हो, और वो आइडिया आपको लगेगा इस टॉपिक से जो मैं आपको ऑलरेडी जीएस के अंदर कवर करा चुका हूं। अब देखिए 2011 की बात है, 2012 में नेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो बढ़ी थी, राइट? यानी कि बढ़ाई गई थी, रेस की गई थी, और किस रिकमेंडेशन के आधार पर? तो लेट सुरेश तेंदुलकर, जो उस समय प्रोफेसर थे, ये वाली चीज याद नहीं रखनी, इकोनॉमिक्स के, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। अब फैक्ट के लिए किसी से बात कर रहे हो तो आप कर सकते हो इस प्रकार से इंप्रेस करने के लिए, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो इनके मतलब तेंदुलकर के रिकमेंडेशन के आधार पर पॉवर्टी लाइन को बढ़ाया गया था, रेस किया गया था। और इसको किस आधार पर किया गया था? तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, जो कि उस समय वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब रिलीज की गई थी तो $1.09 की थी। आज की रेट में अगर पूछ ले कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितनी है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, और इसने बताया हुआ है $1.90 आज की रेट में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर इतने अमाउंट से कम कमा रहा है, राइट, इतने अमाउंट से कम उसकी इनकम है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में हमें देखने को मिलेगा, राइट? तो ये वाला पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बेस्ड ऑन तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट फॉर 2004 and 5 and 2011 and 12 आर टू बी फाउंड इन प्लानिंग कमीशन। तो फिर इसको तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के आधार पर जो एक्चुअल जो पॉवर्टी लाइन कितनी होनी चाहिए थी, तो उसको जो है वो प्लानिंग कमीशन पे जो है वो शामिल किया गया, मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान्स बनाना शुरू किए। तो आपको ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है कि तेंदुलकर कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लाइन को जो है वो रखा था, शामिल किया था, राइट? अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, रूरल कंजम्पशन बिटवीन 2012 एंड 2018 हैड फॉलन बाय 8%। अभी देखिए कोरोना वायरस से पहले, ठीक है, कोरोना वायरस के पहले का जो समय था, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं बजट की, ठीक है, क्योंकि बजट से मैं इस चीज को अब रिलेट करूंगा। बजट में 2020 और 21 का अगर आप बजट देखेंगे तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि 2020 और 21 की नहीं, 2019 की बात करते हैं, चलो बिफोर 2020 अपन बात करते हैं 2019 और 2020 की, जिस समय कोरोना वायरस नहीं आया था, ठीक है? इस एरिया की, इस बजट की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कोरोना वायरस नहीं था। तो इस समय पर स्पीच में ये चीज कही गई थी कि हमारी इकोनॉमी का जो फॉल डाउन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज इन रूरल एरियाज पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं रूरल एरियाज पे, राइट? उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है रूरल एरियाज पे, गांव क्षेत्र में। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम का मतलब क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि जब लोग पैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तब इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होती है। पता है ना ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? जैसे कि आपने जो है वो पैसा खर्च किया, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं गया, मैंने पैसा खर्च किया, एक दुकान में जाकर मैंने कपड़े खरीद लिए, ठीक है?
अब मैंने जब कपड़े खरीदे, मैंने दुकानदार को क्या दिया? पैसा दिया। अब दुकानदार उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा? एक तो और नए कपड़े लाने के लिए करेगा, यानी कि होलसेलर के को पेमेंट करेगा, अपने वर्कर्स को पेमेंट करेगा, फिर उसके वर्कर्स कहीं और जाकर खर्चा करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि मैंने जो शुरुआत करी खर्चा करने की, एक्सपेंडिचर करने की, तो उससे ये पूरी इकोनॉमी चली। वही पैसा रोटेट हुआ, वही पैसा दुकानदार के पास गया, वही पैसा होलसेलर के पास जाएगा, वर्कर्स के हाथ में जाएगा, दूसरी जगह पे जाएगा, राइट? अब अगर मैं यहीं पर ही पैसा खर्च करना बंद कर दूं, यानी कि मैं अपने एंड से एक्सपेंडिचर करना बंद कर दूं, राइट? लोग अपने एंड से एक्सपेंडिचर करना बंद कर दें, सेविंग्स बस करते जाए, तो क्या होगा? इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं जब दुकानदार को पैसा नहीं दूंगा शर्ट खरीदने के लिए, तब दुकानदार अपने वर्कर्स को पैसा नहीं दे पाएगा, और वर्कर को नहीं पैसा दे पाएगा तो उसको वर्कर को निकालना पड़ेगा जॉब से। तो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप एक्सपेंडिचर करोगे तब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जब आप बचत करोगे तब वो दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी, राइट? तो इकोनॉमी को रन करवाने के लिए, राइट, एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, राइट? ये नेशनल लेवल की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, जो आपके केस में है ही। और वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेव करना जरूरी होता है, वो इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग को देखने को मिलती है। अब बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं आप लोग की जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से है कि बिफोर कोरोना वायरस, क्योंकि आपको अभी के केस में सबको बता रहे यार कोरोना वायरस के कारण तो हालत खराब हो गई, इकोनॉमी ठप पड़ गई, धंधा बंद हो गया लॉकडाउन वगैरह के कारण, ये सब जानते हैं। बट आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको बैकग्राउंड से निकालकर चीजों को सामने रखना पड़ेगा, राइट? एग्जाम में, अपने पेपर में। तो बैकग्राउंड में क्या ढूंढ रहे हो आप? बैकग्राउंड पे मैं दे रहा हूं आपको ये चीज मेंशन करना, 2019 के बजट पे या 2019 के पीरियड में, या फिर सिंपल ऐसे लिखो कि प्री कोरोना वायरस से पहले, राइट, मेंशन किया गया था कि इकोनॉमी स्लोडाउन का जो कारण है वो मेनली कारण है कि रूरल एरियाज पर, गांव क्षेत्रों पर एक्सपेंडिचर लोग नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके कारण इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, राइट? तो ये कारण पहले दिया गया था। आज की रेट का क्या कारण है? आज की रेट में स्थिति और खराब हो गई है। मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो आप सभी लोग जानते हैं, बट मैं आपको रियलिटी की बात करता हूं। आज की रेट में अर्बन एरियाज पर भी सेम चीज हो गई, क्योंकि आपको रिलेट करना है ना चीजों को, पुरानी चीजों को, क्योंकि कोरोना वायरस पहले था अभी नहीं है, ये तो कोई भी रिलेट कर लेगा। आपको रिलेट करना है कि पहले रूरल एरियाज पर एक्सपेंडिचर डाउन था, इसलिए स्लो डाउन हो रहा था, राइट? इसलिए इकोनॉमी लो होती जा रही थी, राइट? इसलिए इसका इफेक्ट हम लोग को जीडीपी में देखने को मिल रहा था, बिकॉज रूरल एरिया पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था वो लो था, और आज के केस में अर्बन एरियाज पर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया है। तो इस चीज को आपको रिलेट करना है, राइट? इस चीज को रिलेट करना है आपको, ये वाले पॉइंट को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पास्ट और प्रेजेंट के रिलेट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो, ये लिखना जरूर, इसमें बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। वाइल, देखो लिखा हुआ है, वाइल अर्बन कंजम्पशन हैड राइजन बाय बेयरली 2%, ये पहले की बात हो रही है, ठीक है? 2012 और 18 की बात हो रही है कि अर्बन कंजम्पशन भी था, राइज हो रहा था, बट रूरल कंजम्पशन में गिरावट हो गई थी पहले। और आज की रेट में अर्बन कंजम्पशन में भी गिरावट हो गई। आज की रेट में लॉकडाउन के बाद लोग खर्च नहीं कर रहे हैं ना, और हम लोग खर्चे को ही बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मार्केट में पैसा है, लोग एक्सपेंडिचर करें, राइट? और मेजोरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सर्टेनली ओवर 65% इज रूरल एरिया, तो इसलिए प्री कोरोना वायरस ये इंपैक्ट पड़ गया, इसलिए इकोनॉमी ठप पड़ गई, राइट? और पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज पर भी, हम लोग को बाद में जाकर देखने को मिला। फिर कोरोना वायरस के बाद तो और स्थिति खराब है, हमने काफी सारी रिपोर्ट्स को भी डिस्कस किया कि पोस्ट कोरोना वायरस पॉवर्टी का रेट जो है वो काफी हाई हो जाएगा, काफी काफी लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, ये इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। तो ये सब वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप यूज करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम सिंस the estimation of poverty began in India on consistent basis, तो consistent तौर पर जो poverty का estimate हम लोग करते जा रहे थे, यानी कि रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे कि कितनी गरीबी इंडिया के अंदर है, the absolute number of poor has risen from 217 million in 2012 to 270 million in 2019-20, मतलब आप ये मेंशन कर सकते हैं कि पॉवर्टी में गिरावट हम लोग को लगभग 2012 तक तो देखने को मिली थी, पॉवर्टी में लगातार गिरावट हो रही थी, बट उसके बाद एकदम से हमने देखा कि पॉवर्टी, गरीबी जो है उसमें एकदम से उछाल आ गया। तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि गरीबी जो बढ़ रही है वो क्या सिर्फ कोरोना वायरस के कारण बढ़ रही है, या फिर आप बताओ कि गरीबी बढ़ने का कारण क्या कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस तो है ही है, उसके अलावा भी आप ये सब फैक्टर्स मेंशन करेंगे, क्योंकि प्री कोरोना वायरस ऑल्सो काफी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण से गरीबी में गिरावट आई है, चाहे वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हो, चाहे वो नेशनल पॉलिसीज हो कुछ, क्योंकि जीएसटी भी हमारा लाया गया बिना किसी प्लानिंग के चलते लाया गया, अभी आएगा वाली चीज भी इसके अंदर, राइट? प्रॉपर प्लान नहीं किया और हम लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया, डीमोनेटाइजेशन आया, तो ये सब भी वजह थी जिसने इकोनॉमी
में दरार जो है वो क्रिएट कर दी, राइट, लीकेज जो है वो क्रिएट कर दी है, जिससे कि पॉवर्टी लाइन हम लोग को देखने को मिली। फिर इसके अलावा रूरल एरियाज का ये केस था, और फ्रॉम 53 मिलियन टू 71 मिलियन इन अर्बन एरियाज, तो ये गरीबी का रेट रूरल एरियाज में भी बढ़ा काफी तेजी से, अर्बन एरियाज में भी बढ़ा, राइट। तो ये चीज हम लोग को एब्सोल्यूट पुअर की बात की जा रही है कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली पुअर है। देखो कुछ पुअर्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, राइट, सीजनल बेसिस पर। जैसे होता है ना कि कई बार धंधा पानी नहीं चला तो फिर मतलब उनको दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही है। अब कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि लगातार काफी लंबे समय, यानी कि 1 ईयर के पीरियड लेट से आप कह लो, राइट, तो वो एब्सोल्यूट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बिटवीन 1973 एंड 1993, राइट, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर हैड रिमेन्ड कांस्टेंट, ये एक जैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहे थे, यानी कि ना ज्यादा राइज ना ज्यादा फॉल, राइट, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था। डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन में अच्छा खासा बढ़ोतरी तो हुई, राइट, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, राइज हुई, बट पुअर जो थे वो कांस्टेंट थे, मतलब कि एक स्थिति अच्छी चल रही थी हमारी 1973 टू 1993 के पीरियड में, राइट। ये गरीबी की बात हो रही है गाइस, ये इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर 1990s में आकर तो हमारी हालत बैंड बच चुकी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था, राइट। हम लोग जो है वो फॉरेन को डॉलर्स चुका नहीं पा रहे थे, बहुत बुरी बुरी स्थिति हो गई थी, तब जाकर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। पता है ना आपको ये वाला एलपीजी वाला जो पॉइंट है इकोनॉमी में, तो नहीं पता तो ये आपको पढ़ना ही है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हमने ओपन अप क्यों किया था? क्योंकि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिला था। तो वो वाली स्थिति तो अलग थी हमारी, बट यहाँ पर पॉवर्टी की मेनली बात की जा रही, गरीबों की बात की जा रही। तो ये इस पीरियड में गरीब कांस्टेंट थे, बावजूद उसके की पॉपुलेशन में राइज हम लोग को देखने को मिला था। फिर 1993 से 2004 का पीरियड जो था, इसमें एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो है उनमें हम लोग को मार्जिनल यानी कि 18 मिलियन की गिरावट देखने को मिली थी, राइट, फ्रॉम 320 मिलियन टू 302 मिलियन देखने को मिला। आप देखिए 1993 से 2004 में गिरावट हुई, राइट, डिक्लाइन हुआ। तो ये सब आप थोड़ा सा अपने पास जो पॉइंट बनाते चल रहे होगे ना, नोट्स बनाते चल रहे होगे ना, तो ये ईयर को डालो, उसके आगे एक एरो लिख दो, गिरावट हुई या बढ़ी, तो इससे क्या रहेगा आपके सामने पूरे 3-4 पॉइंट में पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर रहेगी, राइट। एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में, राइट, जब से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हम लोग को देखने को मिला, इसकी शुरुआत हुई है, राइट, हमें देखने को मिला कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो है वो बढ़े 2012-13 से लेकर 2019 और 20 में। तो ये जो पीरियड एक ऐसा था जिस पीरियड में पुअर जो थे वो बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। फिर 2019-2020 के बाद तो एक्सट्रीम में बढ़ रहे हैं एकदम से, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हम लोग को देखने को मिली, स्थिति खराब हुई। और पहली बार 2004-5 से लेकर 2011-12 के पीरियड में नंबर ऑफ पुअर में गिरावट हम लोग को नजर आई, यानी कि अच्छी खासी गिरावट जो है वो पुअर्स में देखने को मिली, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और इंडिया का ड्रीम रन ग्रोथ कहा जाता है 2004 से लेकर 2014 के पीरियड को, क्योंकि इस समय जीडीपी ग्रोथ भी हम लोग को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8% की हम लोग को देखने को मिल रही थी। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, 8% पर एनम के एवरेज के तौर पर हम लोग को इस पीरियड में देखने को मिली थी। मतलब कहते हैं कि 2004 से लेकर 2011-12 का जो पीरियड था वो अच्छा पीरियड यानी कि बताया जाता है, इंडिया का ड्रीम रन पीरियड था, यानी कि जिस तरीके से इंडिया चलना चाहती थी, मतलब बिल्कुल अपने पीक पर, चरम सीमा पर, जो होता है ना कि बिल्कुल ग्रोथ कर रही है, अपनी चरम सीमा पर कर रही है, तो उस टाइप की ग्रोथ जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिली थी इस पीरियड में। तो ये पीरियड बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। बट इसके बाद स्थिति हो गई खराब, राइट। एंड नॉट ओनली इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इंक्रीज, ना ही सिर्फ गरीबी जो है वो इसमें बढ़ी, बल्कि एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉवर्टी इन टोटल हम लोग को देखने को मिली, राइट, इन टोटल, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बढ़ोतरी हुई। पहले कभी कभी तो देखने को मिलता था कि सीजनल पॉवर्टी हो गई तो हो गई, बट अब तो बहुत बुरी स्थिति 2011-12 के बाद जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। अब देखो ये वाले पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर कि क्या वजह थी जिसके कारण पॉवर्टी जो है वो बड़ी है, उसमें इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है। तो 2013 के बाद इकोनॉमी जो थी हम लोग को देखने को मिला था कि उसमें जो ग्रोथ का जो मोमेंटम जो था वो 2015 तक उतना ठीक नहीं, मतलब कभी बढ़ रहा कभी घट रहा, यानी कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, उसके पीछे के इंटरनेशनल फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, बहुत सारी उसके पीछे की वजह थी, काफी सारे ऐसे इंटरनेशनली क्राइसिस हुए थे जिसके कारण से इकोनॉमी में फॉल डाउन हम लोग को देखने को मिला था। इवन जैसे अगर यूरोप के केस की भी मैं आपको याद दिलाऊं, यूरोप में बहुत बड़ी घटना हुई थी, यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला था कि इवन उसका इंपैक्ट आज भी चलता है। आज भी कोई भी इन्वेस्टर जो है ना, वो यूरोप के जो कंपनीज है, बैंक्स है, उसमें इतनी आसानी खुद का यूरोपियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता,
क्योंकि क्योंकि उन्हें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, राइट? क्योंकि इन्होंने ये जो पीरियड था उस समय अपने जो सिटीजन थे, बॉन्ड्स वगैरह जिन्होंने खरीदे थे, उनको रिपे नहीं कर पाए थे ये, और तब से ये ट्रस्ट जो है वो खत्म हो गया। जैसे कि इंडिया के केस में हमने देखा था, एक बार बहुत पहले की बात है, आईसीआईसीआई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनके साथ एक केस हुआ था। अचानक से किसी ने एक अफवाह फैला दी थी कि इसके शेयर जो है वो एकदम से मतलब गिर रहे हैं, मतलब आप सभी लोग जो है वो इससे अपने पैसे, अपने सेविंग्स निकाल लो, नहीं तो ये बैंक जो है वो बंद होने वाली है। सभी लोग फटाफट आकर अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया था आईसीआईसीआई से। अब इस समय इस बैंक की हालत खराब हो गई थी, और आरबीआई गार्जियन है, आपको पता है कि आरबीआई देखभाल करता है, तो आरबीआई ने जो है वो तुरंत अपने पैसे भिजवाए और हर एक ब्रांच में सफिशिएंट पैसे रख दिए, जिससे कि जो भी आए उसको लो भैया पैसे, कितने आपको निकालने निकालो, जिससे कि लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि यार ऐसा नहीं था, ये तो अफवाह थी, हम तो जा रहे हैं और बैंक पैसा देता जा रहा है। क्योंकि एक टाइम इनके पास आया था कि इनके पास पूरा पैसा खत्म होने वाला था, तब आरबीआई ने जो है वो हाथ रखा, और आरबीआई ने एट अ टाइम पैसे पहुंचवाए बैंक की सब ब्रांचेस में, कि जिससे कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके हाथ में पैसा प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए, जिससे कि ट्रस्ट बिल्डअप हो। तो ट्रस्ट इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, और इकोनॉमी ट्रस्ट के ऊपर ही चलती है। जैसे कि आज हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, आज हमारी कंट्री के जो सिटीजन हैं, उनका ट्रस्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम से अगर खत्म हो गया ना, तो ये मान के चलिएगा इकोनॉमी फॉल डाउन हो जाएगी, इकोनॉमी फॉल आउट हो जाएगी, मतलब हालत खराब हो जाएगी इकोनॉमी की। तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैंकिंग सिस्टम, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल गवर्नेंस, राइट? तो उसकी मेनली फोकस किया जाता है, और इसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट? अब देखिए, इकोनॉमी ने 2015 तक कुछ ग्रोथ जो है, ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला था, बट उतना नहीं, मतलब कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे हम लोग को देखने को मिल रही थी। फिर बाद में आया डीमोनेटाइजेशन, राइट? तो उसने, और वो भी प्रॉपर तरीके से बिना प्लानिंग के आया था। फिर हमने देखा कि जीएसटी भी आ गया, जीएसटी है अच्छा, बट उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बिना किसी प्लान के किया गया, और जब जिस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय गवर्नमेंट ने ये चीज देखी नहीं थी कि इन फ्यूचर कोई प्रकार का इशू हो सकता है। इन्होंने स्टेट, जैसे इसमें पता है सबसे बड़ी दिक्कत जीएसटी में क्या हुई है, मैं आपको समझाता हूं। स्टेट को कंपनसेशन करने की जो बात हुई थी, कि जो स्टेट्स हैं, जैसे कि जीएसटी आने के बाद स्टेट्स को कुछ लॉस होगा इनिशियल पीरियड में, तो स्टेट्स की ये डिमांड थी कि इनके लॉस में जो हो, यानी इनमें जो भी गिरावट हो, इनमें जो लॉसेस जो हो रहे हैं, राइट, तो उसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे। मतलब कि जैसे टैक्स जो होता है ना, टैक्स टैक्स जो कलेक्ट करती है सरकार, अब जीएसटी में, अब इनके पास जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास अगर कोई नुकसान हो रहा है, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि 2016 में लेट्स से 2016 में ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखते हैं, 1,000 रुपए, ठीक है? 2016 में 1,000 रुपए जो है वो कलेक्ट किए स्टेट ने, बट 2017 के बाद जीएसटी आ गई, तो फिर हमने देखने को मिला कि स्टेट ने ये डिमांड करी कि यार मेरा जितना कलेक्शन होता है, राइट, मेरा जितना बेनिफिट होता है, मैं जितना रेवेन्यू जनरेट करता हूं, अगर मुझे कुछ लॉस होगा तो आने वाले 5 सालों तक उस लॉस की भरपाई आप करोगे, ठीक है? तो उस समय जेटली जी थे, और उन्होंने, मतलब एक्चुअली में क्या किया था, सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या कर दी थी, ये इनकी ग्रोथ रेट के हिसाब से, यानी कि स्टेट और फ्यूचर में किसी प्रकार की डिफिकल्टी आती है, किसी प्रकार की अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, इसको टोटली अवॉइड कर दिया था। और इकोनॉमी में गाइस, ये हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, स्टेबल कुछ नहीं होता है। आप अपने अगर मेंस के भी आंसर लिखोगे तो अपने कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर करो कि इकोनॉमी में नथिंग इज स्टेबल, राइट? आप अपने पर्सनल केस में देख लो ना, आप अपनी सेविंग करते हुए चल रहे हो, मतलब कोई भी अगर इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैं हूं, अब मेरा ये लैपटॉप बंद हो जाता है, तो तुरंत इसमें मुझे जो है वो खर्चा करना पड़ेगा, राइट? मैं तो ये नहीं सोच सकता ना कि मेरा लैपटॉप सालों साल तक चलेगा, नहीं चलेगा, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी दिक्कतें आ सकती है किसी भी प्रकार की। तो सेम केस, इन्होंने क्या सोचा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्रोथ जैसे इंडिया की चल रही है वैसी चलती रहेगी। अब आप बात समझिए, 5 ईयर का जो कंपनसेशन की जो बात हुई थी ना, कि जीएसटी के बाद 5 सालों तक स्टेट्स का जितना भी लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। अब इस केस में जैसे कि 1,000 रुपए की मैंने आपसे बात करी, अब यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल 990 रुपए स्टेट के पास आए हैं, ठीक है? 990 रुपए लेट से एक साल में स्टेट के पास आए हैं, तो इसका कंपनसेशन कितना होगा? ऑप्शन ए 10 रुपए, क्या 10 रुपए इसका कंपनसेशन होगा? ऑप्शन बी 1,010 रुपए, ऑप्शन सी, अरे एक मिनट रुकना, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। क्या होगा इसका बताओ? इन लोगों ने क्या किया कि जैसे कि 990 रुपए में प्लस 10 रुपीज तो ऐड करेंगे ही करेंगे, राइट? प्लस 10 रुपीज तो ऐड होंगे ही होंगे, मतलब कि जितना आपका लॉस हुआ है वो तो ऐड होगा ही होगा, प्लस साल दर साल जिस प्रकार से आपकी ग्रोथ होती है, यानी कि आपकी स्टेट की जीडीपी साल दर साल जिस प्रकार से ग्रो करती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है उसमें भी ग्रोथ नजर आती है, तो इन्होंने उसको भी मेंशन कर दिया। मतलब कि आप जो लॉस है वो तो बियर करोगे ही करोगे, प्लस एक्स्ट्रा जो आपकी ग्रोथ जो हो रही है साल दर साल,
उसको भी देखते हुए आप लॉसेस जो है वो रीपे करोगे। इसलिए आज की रेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत इसी डिसीजन को लेकर खराब है, क्योंकि उन्होंने अनसर्टेनिटी की बात नहीं करी, उन्होंने एब्सोल्यूट तौर पर बोल दिया कि आपको जो है वो हम कंपनसेट करेंगे। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना। तो जीएसटी इज नॉट बैड, मतलब बुरा नहीं है जीएसटी, जीएसटी तो बहुत अच्छी चीज है। और इवन जीएसटी तो जैसे मनमोहन सिंह के समय पर जीएसटी हमें देखने को मिली थी कि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट उस समय अपोजिशन ने मना किया, और आज देखिए अपोजिशन ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि जीएसटी को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए थे, उन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया। राइट, तो ये सब चीजें हमने देखी। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हम लोग को नजर आया इंटरनेशनल चीजों के तहत। राइट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट हो गई। तो लगातार स्थिति जो है वो खराब होती जा रही थी 2012 के बाद से। राइट, लगातार ऐसे फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिले जो गिरते जा रहे। 31% से लेकर 28% जीडीपी जो है वो हो गई थी। गाइस प्लीज अपना माइक जो है आप लोग वो कर दिया करो, ऑफ कर दिया करो, जब जरूरत पड़े तभी ऑन किया करो, या मुझसे पूछ लिया करो। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें गाइस, तो एक्सपोर्ट जो है उसमें अभी तक इतनी गिरावट रिकॉर्ड नहीं की गई थी सिंस 1991 जितनी देखने को मिली 2013-14 के लेवल पर। राइट, तो यह चीज यहां पर देखने को मिली, यानी कि एक्सपोर्ट भी गिर रहे थे। हमने अभी तक एक्सपोर्ट्स में हमारी गिरावट हुई नहीं थी, हम लगातार जो है वो एक्सपोर्ट करते जा रहे थे। इस समय पर इस पीरियड में 2012 के बाद एक्सपोर्ट भी गिरे। राइट, तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। हाउस होल्ड सेविंग्स के रेट भी गिरे। जॉबलेसनेस जो है वो इंक्रीज हो गई, 45 ईयर हाई जॉबलेसनेस इंक्रीज हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। राइट, तो ये सब फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिले। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिपल हो गई, फ्रॉम 6% टू 18%। ये पॉइंट ध्यान में रखना, बिटवीन 2012 एंड 2018 रियल वेजेस इंक्रीज नहीं हुए, यानी कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, और लोगों की इनकम कम होती जा रही है। राइट, यानी कि खर्चे बढ़ गए, इनकम कम हो गई, तो ये पूरी चीज बैलेंस नहीं हो पाई। राइट, तो ये सब कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। जिन लोग को जॉब की तलाश थी, राइट, उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी। जॉब की तलाश वाले लोग जो है वो बढ़ते जा रहे थे, जॉब सीकर्स बढ़ते जा रहे थे, बट जॉब्स जो थी वो घटती जा रही थी। राइट, सिविल सर्विसेज के केस में भी आप देख ही लो, आज की डेट में सीट्स कितनी कम होती जा रही है। राइट, कैंडिडेट्स और कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली, और एक्सपेक्टेशन ये है कि पॉवर्टी फर्दर जो है वो बढ़ेगी। कोरोना वायरस के कारण जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो एक बड़ी वजह इसके अंदर बताई जा रही है। तो ये आर्टिकल जो था इसमें बहुत सारी चीजें थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस आर्टिकल को आपको डायरेक्टली ही जो है वो पढ़ाऊं। राइट, क्योंकि बहुत शानदार आर्टिकल मुझे लगा ये वाला। और इसी के साथ आप आज का अपना सेशन खत्म होता है। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो अब पूछ लो आप। आज ज्यादा लंबा खींच दिया ना मैंने, मेरे ख्याल से 7:30 हो गया ना। ठीक है, इसमें सेशन को एंड करें। चलो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।